नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करने वाले हैं सृजनात्मक लेखन की। देखिए, कक्षा 11 और 12 में एक पुस्तक चलती है अभिव्यक्ति और माध्यम नाम से। उसमें अलग अलग हैं, जैसे समाचार पत्र वगैरह हैं, फिर प्रशासनिक जो निविदा है, अर्थशासकीय पत्र है, शासकीय पत्र है, परिपत्र है, वो हैं। और उसी के साथ में समाचार पत्र हैं, और उन्हीं में से एक टॉपिक जैसे स्ववृत्त है, सृजनात्मक लेखन का भी एक बिंदु उसमें दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब की बार और पुस्तकें हटा दी हैं, उसमें व्याकरण और साथ में काव्यशास्त्र और साथ में ये अभिव्यक्ति और माध्यम, ये पुस्तक जुड़ी हुई है। इसमें से 55 क्वेश्चन बनाने अपने को। तो ये 55 क्वेश्चनों में ध्यान रखना, इस पुस्तक में से अब की बार कम से कम 15 या 16 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। इसलिए विगत परीक्षा में जैसे प्रश्न पत्र आता था, उसमें भी आप देख सकते हो 8-10 प्रश्न मिलते थे अपन को, निविदा वगैरह के, शासकीय पत्रों वगैरह के, स्ववृत्त वगैरह के, समाचारों के। तो अब की बार थोड़ा उसको गहराई से पढ़ना अपन को। उसमें शासकीय, अर्धशासकीय, निविदा वगैरह ये अगर आपको पढ़ने हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से वीडियो मेरे डाला हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सृजनात्मक लेखन जो बिंदु था, ये अपन पढ़ेंगे। इसमें अपन ने रिपोर्टाज विधा है ना, उसके बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। अब इसमें जितनी भी विधाएं होती हैं, जैसे कविता विधा होती है, समझ रहे हो, कहानी विधा होती है, नाटक विधा होती है, रेडियो नाटक विधा होती है, वार्ता विधा होती है, उन सभी का अध्ययन करेंगे अपन, बिल्कुल एक एक चीज को आराम से समझते हुए। तो देखिएगा, छंदों की कविता लेखन का मतलब क्या होता है। छंदों के नियमों से युक्त रचना कविता कहलाती है। छंदों के नियमों से बंधी हुई रहती है ना, उसी रचना को अपन क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। कविता लिखते समय निम्न बातों को अपने को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कविता लिखते समय किस किस बातों को अपने को ध्यान रखना चाहिए। तो कविता लेखन के लिए सर्वप्रथम क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इंसान में एक तो प्रतिभा होनी बहुत जरूरी होती है। यानी बगैर प्रतिभा के कोई भी कवि नहीं बन सकता है। आप लोगों ने काव्य हेतु पढ़े कि प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास। प्रतिभा एक जन्मजात गुण होता है। यानी कई कई इंसान ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े शेर और शायरी बना देते हैं, समझ रहे हो बात को। वो कुछ इंसानों में ऐसी प्रतिभा होती है, हास्य की प्रतिभा होती है, वो आपको हंसा देते हैं। ये एक जन्मजात गुण होता है प्रतिभा। एक होती है व्युत्पत्ति, यानी शास्त्रीय ज्ञान और लौकिक ज्ञान, मतलब पुस्तकें पढ़ने से अपन को उसका सम्यक ज्ञान होता है, वो होती है उत्पत्ति। यानी व्याकरण का, काव्य शास्त्र का, साहित्य का, छंद का, रीति का, गुण का, दोष का, इन सभी का ज्ञान होता है, वो व्युत्पत्ति। और अभ्यास, अपन किसी चीज को बार बार करते हैं ना, वो अभ्यास होता है। तो ये 3 बातें होती हैं कविता लिखने के लिए महत्वपूर्ण, प्रतिभा, उत्पत्ति और अभ्यास। ध्यान रखिएगा इस बात का। यानी संपूर्ण साहित्य जगत में सबसे प्रथम कवि अगर किसी को माना गया है ना, तो महर्षि वाल्मीकि को माना गया है। एवं उनके द्वारा रचित एक श्लोक था, उस श्लोक में, अर्थात मतलब महर्षि वाल्मीकि ने एक श्लोक लिखा था, उसमें कि शिकारी को एक श्राप दिया था उन्होंने। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि शिकारी, तुम अनेक वर्षों तक भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने काम कीड़ा में लीन क्रौंच पक्षी के जोड़े को का वध कर दिया। यानी शिकारी होता है वो, एक क्रौंच पक्षी काम कीड़ा में लीन था एक, उसका वध कर देता है शिकारी, तो उसको श्राप दे देते हैं। तो प्रथम जो कवि माने गए हैं विश्व जगत में, तो वो महर्षि वाल्मीकि को माना गया है। अब देखिए, कविता लेखन से संबंधित अपन को एक एक चीज को समझना है कि कविता लेखन के समय सर्वप्रथम कोई भी कवि या लेखक होता है, उसको भाषा का सम्यक ज्ञान होना चाहिए। अगर भाषा का ही ज्ञान नहीं होगा तो वो कविता कैसे लिख पाएगा। अर्थात जिस भाषा में वह कविता लिखना चाहता है, तो उस भाषा की संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान होने पर ही वह अच्छी तरह से कविता लिख सकता है। यानी भाषा का उसको सम्यक ज्ञान होना चाहिए। जैसे वो मान लो हिंदी में कविता लिखना चाहता है, तो उसको हिंदी की व्याकरण अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि कौन सा शब्द किस जगह है सही बैठेगा, किस जगह सही उसका अर्थ निकलेगा। तो भाषा का सम्यक ज्ञान होना बहुत जरूरी है कविता में। भाषा सदैव शब्दों से बनती है, अतः कविता में समुचित शब्दों का प्रयोग किया जाना
बहुत जरूरी, यानी समुचित शब्द भी लिखने पड़ते हैं। ये नहीं है कि आधे अधूरे शब्द लिख करके कविता लेखन का कार्य पूरा हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए कविता में समुचित शब्दों का प्रयोग होना बहुत ही जरूरी है। कवि का आम बोलचाल में प्रचलित जो सहज भाषा का प्रयोग है ना, कविता में कवि के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी आम बोलचाल भाषा के शब्दों का अगर कवि प्रयोग करेगा तो वो आम इंसान उस चीज को समझ पाएगा। अगर ज्यादा शास्त्रीयता उसमें डाल दी तो आम इंसान की कविता समझ में नहीं आई तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए कवि के द्वारा आम बोलचाल में प्रचलित सहज भाषा के शब्दों जो होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, परंतु उसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पाठक के नएपन का एहसास हो। यानी ये बात सही है, इसमें पाठक को ऐसा लगना ऐसा लगना चाहिए कि वाकई इसमें कुछ नया आपने को पढ़ने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। कविता में संकेतों व खाली स्थान का बड़ा महत्व होता है, यानी संकेत चिन्ह भी दिए जाने चाहिए और साथ साथ में खाली स्थान भी रखे जाने चाहिए। अतः कविता लेखक को इनका भी समुचित प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए कि कहाँ पर खाली स्थान छोड़ना है, कहाँ पर नहीं छोड़ना है। इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है कविता, यानी खाली स्थान आते हैं ना, कई बार ऐसे वाक्य लिखा होता है बीच में डैश 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 होता है ना, तो उसका भी कवि को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। वाक्य गठन की विशिष्ट प्रणालियों को काव्य शैली कहा जाता है, यानी वाक्य की गठन की विशिष्ट प्रणाली होती है ना, उनको अपन काव्य शैली कहते हैं। अतः कविता लेखन के लिए विविध काव्य शैलियों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, यानी काव्य की जो शैलियां होती हैं उनका ज्ञान होना कवि के लिए बहुत ही जरूरी होता है, अन्यथा वो कविता है वो सटीक नहीं बैठती है। कवि को कविता लेखन के लिए छंद के अनुशासन से होकर गुजरना पड़ता है, यानी छंदों का जो अनुशासन होता है, छंदों का दायरा, जैसे वो दोहा छंद में लिख रहा है तो उसको दोहा ही दोहा में लिखना चाहिए। हाँ, बीच में वो हो सकता है मतलब दूसरे छंद का प्रयोग कर दे, परंतु छंदों के दायरे में रहते हुए उसको कविता लेखन करना चाहिए। आजकल तो क्या है कि देखिए मुक्त छंद में भी कविताएं लिखी जा रही हैं। निराला जी ने मुक्त छंद का प्रवर्तन कर दिया था, लेकिन मूल रूप से जैसे ही प्रबंध काव्य वगैरह होते हैं, जैसे रामचरितमानस है, साकेत है, वो एक प्रबंधात्मक रचना है, तो उनमें एक छंद के रूप में, जैसे साकेत है तो साकेत को हरिगीत का छंद के माध्यम से लिखा गया था पूरी की पूरी। इसी प्रकार से तुलसीदास जी हैं, उन्होंने भी दोहा चौपाई शैली है वो अपनाई है, यानी एक चौपाई के बाद में एक दोहा रख दिया, दो चौपाइयों के बाद में एक दोहा रख दिया, पांच चौपाइयों के बाद, इस प्रकार से वो मतलब कवि के अपने सहूलियत के अनुसार रख सकता है। शब्दों का चयन, उसका गठन और भाव अनुसार लयात्मक और अनुशासन, ये कविता लेखन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है कि कविता लिखता है उसमें शब्दों का चयन करना चाहिए और उसका गठन, और उस गठन के भाव के अनुसार लयात्मकता और अनुशासन के आधार पर ही कविता लेखन के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। यानी अनुशासन के आधार पर वो कविता लिखी जाती है, उसका एक प्रकार से एक लय होती है प्रत्येक छंद की पढ़ने की, उसी हिसाब से वो कविता पूरी पढ़ी जाती है। इसमें बिंब, अलंकार, छंद और आंतरिक लय कविता के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। यानी कविता में ये होने बहुत जरूरी होते हैं, बिंब भी होने बहुत जरूरी होते हैं, साथ में अलंकार भी होना चाहिए, छंद तो होता ही होता है, आंतरिक उसमें लय भी होनी चाहिए छंद के पढ़ने की, ये कविता के आवश्यक तत्व है। कविता समय विशेष की एक उपज होती है, यानी समय के अनुसार कविताएं बदलती रहती हैं, तो उसका स्वरूप समय के साथ साथ बदलता भी रहना चाहिए। जैसे वर्तमान स्वरूप में आप अगर देखते हो तो हास्य कवि ज्यादातर मिलेंगे आपको, क्योंकि जनता को पसंद ही हास्य कविता है। उनको है ही नहीं कि पंचवटी किसी ने लिख दी और उसको बहुत से लोगों ने सुना पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हास्य कविता का जमाना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, वीर रस की कविताएं बहुत कम मिलती हैं वर्तमान में देखी जाए तो। वर्तमान में अगर वीर रस के कवि की चर्चा की जाए तो हरिओम पंवार जी हैं, एक वो हैं, और हास्य की तो आप खूब कवि मिल जाएंगे आपको, हर गली चौलाई पर हास्य कवि ही मिलेंगे। कविता रचने के लिए कविता लेखकों में प्रतिभा रूपी गुण होना बहुत जरूरी होता है। प्रतिभा के बगैर तो कविता लिखी नहीं जा सकती, ये तो मूल होता है। ये काव्य हेतुओं में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना एक कविता का गुण धर्म माना जाता है, यानी कम से कम शब्दों में तो कवि अपनी बात कहता है, उसको एक कविता का गुण धर्म माना जाता है। अब देखिए इसका प्रश्न कैसे आएगा, अपने काम की चीज यही है, तो ध्यान रखिएगा ये जितने पॉइंट अपन ने पढ़े हैं ना, है ना, उनमें से ये पूछेगा कि कविता लेखन के इसमें कवि को, यानी कविता लेखन के इसमें कवि के द्वारा कौन सा गुण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो होना चाहिए तो तीन दूसरे देगा, एक इनमें से दे देगा, और नहीं होगा तो इसमें से तीन इनमें से मिल जाएगा अपने जो पढ़े हैं उनमें से, और एक अलग दे देगा। इस प्रकार से छोटे छोटे टॉपिक हैं, परंतु फिर भी अपन को ध्यान होना चाहिए। अब की बार क्या है कि परीक्षा में
इस प्रकार के प्रश्न ज्यादा पूछने के पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि पुस्तकें हटा दी गई हैं। और कविता में देश काल और वातावरण का भी बड़ा महत्व होता है। जैसे प्रत्येक कविता होती है उसका एक स्थान, समय या उसकी जो गवेष्टि होती है उसकी मतलब एक उपज मानी जाती है स्थान विशेष की। जैसे एक पहाड़ों में घूम रहा कोई कोई तो मतलब प्राकृतिक चित्रण वो करेगा, बरसात का मौसम है उस प्रकार से। अतः कविता लेखन के समय क्या है कि कवि को अपने आसपास का जो क्षेत्र है ना उसका ध्यान रखते हुए कविता लेखन करना चाहिए। ये नहीं है कि वो पहाड़ों में घूम रहा और मरुस्थल की कविताएं लिख रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। जबकि बिहारी ने एक दो जगह ऐसी हरकतें की हैं। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी होती है, संक्षिप्तता होनी बहुत ही जरूरी होती है। यानी कि कवि ने गागर में सागर बनने की क्षमता होती है ना, जैसे बिहारी हैं तो उनमें गागर में सागर बनने की क्षमता है। तो इसी प्रकार से गागर में सागर बनने का प्रयास करना चाहिए अपनी कविता में। अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कहने की क्षमता कविता में होनी चाहिए। मतलब कवि में एक मुख्य ये गुण होना चाहिए। तो ये 5-7 छोटी छोटी बातें मैंने आपको बतलाई हैं, ये आप नोट कीजिएगा और अपने नोट्स के रूप में लिखिएगा। छोटी छोटी चीजें हैं ये सारी कि छंद के अनुशासन से गुजरना पड़ता है, शब्दों का चयन गठन भावानुसार लयात्मक, इसमें बिंब अलंकार छंद आंतरिक लय कविता के आवश्यक गुण तत्व माने जाते हैं। भाव होता है वो भी होता है, कविता में एक रस होता है वो भी होता है, वो सारी बातें होती है। यानी भाव और रस का मतलब ये होता है कि भाव और रस ही कविता की मुख्य विशेषता मानी जाती है। यानी कविता में भाव नहीं होगा, रस नहीं होगा तो कविता निरस हो जाएगी। अतः कविता लेखन के समय क्या है कि उचित भावों का समावेश करना चाहिए और समुचित रस भी इसमें प्रयुक्त होना चाहिए। तो ये बातें हैं वो आपको छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखनी चाहिए। अब अगला जो सृजनात्मक लेखक है वो अपन कहानी के बारे में पढ़ेंगे। कहानी भी आप सभी लोग जानते हैं, कहानी भी एक मतलब हिंदी की क्या होती है, एक विधा मानी जाती है। आप सभी लोगों को पता भी है इस बात का। तो देखिए, कथाकार और उपन्यासकार या उपन्यास सम्राट माना जाए तो किसको, प्रेमचंद जी को माना जाता है। अब आपको कई जगह ये पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है कि प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्फ कहा। ऐसा नहीं है, प्रेमचंद जी ने कभी कहानी को गल्फ नहीं कहा, क्योंकि प्रेमचंद जी बहुत विद्वान आदमी थे। गल्फ उर्दू और बंगला जो भाषा है ना उसमें कहानी शब्द को ही गल्प कहा जाता है। मैंने कई पुस्तकों में पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है कि प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्प कहा। फिर ऐसे करते करते शुरू शुरू में मैं भी इसमें रट्टा मारता रहा। फिर कोई विद्वान मुझसे टकरा गया तो मैंने उनसे पूछ लिया, वो सर प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्प कहा है। उन्होंने कहा प्रेमचंद जी ने तो नहीं कहा है। तो उन्होंने बताया कि उर्दू और बंगला जो भाषा है ना उसमें कहानी को ही गल्प कहा जाता है, इसलिए प्रेमचंद जी ने मानसरोवर जो इनका कहानी संग्रह था उसमें गल्प शब्द का प्रयोग किया है। तो उन्होंने गलत नहीं किया, प्रेमचंद जी ने तो अपनी जगह ठीक किया, क्योंकि वो उर्दू में लिखा हुआ था तो उर्दू में इसको गल्प ही कहते हैं। तो ध्यान रखना, कहानी को बंगला और उर्दू भाषा में गल्प कहा जाता है। जैसे उपन्यास होता है ना, उपन्यास उसको अपन हिंदी में उपन्यास बोलते हैं, बंगला में उपन्यास बोलते हैं, परंतु गुजराती में नवल कथा कहते हैं उसको, और इंग्लिश में नोवेल कहते हैं। तो अलग अलग होता है हर भाषा का अपना एक शब्द। तो उसी प्रकार से कहानी को गल्प कहा जाता है, न कि प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्प कहा। कहानी शब्द को उर्दू और बंगला में गल्प कहा जाता है। तब जाके मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मुझको, हाँ बात तो ये भी सही है। इसलिए उनके रचनाओं में वो शुरू शुरू की जो रचनाएं हैं उनमें गल्प शब्द का प्रयोग मिलता है। तो प्रेमचंद जी लिखते हैं कि गल्प एक ऐसी रचना यानी कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या फिर किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है। एक ही मनोभाव उजागर होगा, यह नहीं है कि उपन्यास की तरह बहुत सी कहानियां इसमें चलती रहती हैं। एक ही कहानी, जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि बड़े घर की बेटी कहानी है प्रेमचंद जी की, या नमक का दारोगा ले लेते हैं। चलो, नमक का दारोगा कहानी है तो उसमें क्या है कि जो मुख्य पात्र होता है नमक का दारोगा का, उसका चरित्र उभर के सामने आता है ईमानदार व्यक्तिनिष्ठ रूप में, यानी व्यक्तित्व और उसका कृतित्व जो होता है वो एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। तो एक बार व्यक्तित्व उसका उभर कर सामने आता है, उसका नकारात्मक व्यक्तित्व है वो उसमें नहीं उजागर किया जाता है, क्योंकि कहानी का फिर क्या हो जाता है, अंत हो जाता है, उसमें अंत दिखा दिया जाता है। और लेखक के द्वारा ईमानदार व्यक्ति को ही एक मतलब शीर्षस्थ अपने नायक के रूप में दिखाना बहुत जरूरी होता है, वरना क्या है कि कहानी में निरस्ता आ जाती है और जो पाठक वर्ग होता है उसमें भी नेगेटिव या नकारात्मक सोच है उसका विकास होता है। इसलिए प्रेमचंद जी ने नमक का दारोगा कहानी में बंशीधर को क्या दिखाया है, एक मतलब कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार दिखाया, और पैसे को ईमानदारी क्या की झुकते हुए दिखाया पैसे को, जबकि पैसा कभी झुकता नहीं। ये बात रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है, परंतु मजबूरी में क्या होता है, लेखक होता है ना उसको ऐसा
दिखाना पड़ता है कहानी में, वरना क्या है कि पाठक वर्ग होता है वो नीरस हो जाता है, जनता में गलत संदेश जाता है, लेखक पे उंगलियां उठती हैं, बहुत सी बातें सोच समझनी पड़ती हैं। तो ये बात है। तो एक ही जो मनोभाव होता है उसको प्रदर्शित करना लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है। एक ही दिखाया उसका ईमानदार, जबकि हो सकता है आगे नमक का दार होगा, कहानी आगे बढ़ती तो उसमें जो बंशीधर है उसका नेगेटिव रोल भी आ सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी प्रकार बड़े घर की बेटी है, उसमें भी उसी जो मुख्य नायिका है उस कहानी की, उसमें उसको परिवार को टूटते हुए बचाने की कहानी दिखाई गई है। हो सकता है आगामी जाके जब उसके देवर का मतलब शादी वगैरह हो जाती है, उसकी जो देवरानी है वो आती है, तो उसका भी नेगेटिव रोल हो सकता है आगे आ जाए ऐसा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, कहानी का अंत हो गया, ये बात होती है। इसी प्रकार जैनेन्द्र जी कहानी को भूख मानते हैं। जैनेन्द्र जी कहानी है वो मन भावन की भूख है। ये परिभाषा एक दो बार पूछी गई है कि कहानी को मन की भूख किसने माना है, तो जैनेन्द्र जी ने माना है। और वो क्या है कि निरंतर साधना पाने की कोशिश करती है। H.G. वेल्स जो विद्वान है उनका कहना है कि कहानी तो बस वही है जो लगभग 20 मिनट के में साहस और कल्पना के साथ में पढ़ी जाती है, यानी कहानी को एक साथ ही पढ़ना पड़ता है। ये नहीं है कि कहानी को बीच में छोड़ दिया, उपन्यास को अपन बीच में छोड़ सकते हैं, लेकिन कहानी है वो निरंतर चालू रहती है। और 20 मिनट में या 25 मिनट या आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा है, परंतु ये समय 20 मिनट का ही मानते हैं, तो अपन को 20 मिनट याद रखना है यहाँ पर। कहानी लेखन, तो इसमें देखिए क्या होता है कि कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है, कथानक होता है। कोई भी कहानी होती है उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, कथानक। और कहानी को प्रामाणिक और रोचक बनाने के लिए देश काल है, वातावरण है, स्थान है आदि का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। और लेखक पात्रों के बारे में स्वयं ने बोल करके उनके क्रियाकलापों और संवादों के माध्यम से इस चरित्र को सशक्त बनाता है। यानी कोई भी चरित्र होता है उसको संवादों के माध्यम से उसको सशक्त बनाता है, यानी जितने भी पात्र होते हैं वो अपने अपने संवाद बोलते हैं। द्वंद्व कथानक को आगे बढ़ाता है, यानी कहानी में एक द्वंद्व भी होता है जिससे क्या है कि कथानक आगे बढ़ता है। और कहानी लेखन का सबसे कारगर तरीका, कहानी लिखने का यानी लेखन का या लिखने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि सबसे अच्छी कहानियाँ वो अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ी जाएं। अगर अपन लोग अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ेंगे तो अच्छी कहानी अपन भी लिख सकेंगे। ये इसका मतलब एक निष्कर्ष है, लेखन का सारांश है कहानी का। अब कहानी में मुख्यतः 6 तत्व होते हैं। देखो, एक तो होता है कथानक, मुख्य तो यही होता है। फिर कथोपकथन या संवाद, यानी जो पात्र होते हैं वो संवाद बोलते हैं। पात्र और चरित्र चित्रण होते हैं। देश काल और वातावरण होता है। भाषा शैली भी होती है और उसका उद्देश्य होता है। अब देखते हैं कि कथानक क्या होता है। अब ये देखिए, कथानक जो होता है वो कहानी का आरंभिक नक्शा होता है ना, उसको कथानक बोला जाता है। मुख्य नक्शा क्या होता है, कथानक होता है। अर्थात कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाएं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं अपन, कथानक बोलते हैं। यानी पूरी जो कहानी होती है उसको संक्षिप्त रूप से, मतलब प्रारंभ से लेकर के अंत तक कहानी की जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितने भी पात्र होते हैं, उन सब का जो उल्लेख होता है ना, वो कथानक कहलाता है। देश काल वातावरण, देश काल हर घटना या पात्र या फिर समस्या का अपना एक देश काल और स्थान भी होता है। कोई भी घटना होती है, कोई भी पात्र होता है, कोई भी समस्या होती है, उसका अपना एक देश काल होता है या फिर उसका एक स्थान होता है, यानी स्थान विशेष की कहानी होती है। कथानक का स्वरूप बन जाने के बाद कहानीकार कथानक के देश काल तथा स्थान को पूरी तरह से पहले समझ लेता है। पहले क्या होता है, कथानक का स्वरूप बनाना पड़ता है। तो कथानक का स्वरूप जब बन जाता है तो उसके बाद कहानीकार जो होता है, लेखक है, वो कथानक को देश काल तथा स्थान को पूरी तरह वो समझ लेता है कि किस प्रकार से कहानी को आगे बढ़ाना है। पात्र और चरित्र चित्रण, देश काल स्थान और परिवेश के बाद में क्या होता है, कहानीकार कहानी के पात्रों पर विचार करता है कि कौन से पात्र के ऊपर कौन सा संवाद सही रहेगा। तो हर पात्र का अपना एक स्वरूप, स्वभाव और उद्देश्य या फिर अपना स्वरूप ही बदलता रहता है। यानी हर एक जो पात्र होता है उसका अपना एक स्वरूप होता है, अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक उसका मुख्य उद्देश्य होता है। उसके अनुसार उसको संवाद दिए जाते हैं, वैसे ही वो कहानी में बोलता है। संवाद और कथोपकथन, यानी कहानी में पात्रों के द्वारा जो बोले गए, यानी जो अपन जो उनकी आवाज़ सुनते हैं ना, वो संवाद होता है। तो वो संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, कहानी को गति देते हैं संवाद और आगे बढ़ाते हैं। और संवाद के बिना पात्र की कल्पना मुश्किल होती है, यानी संवाद के बिना पात्र की वो कल्पना भी नहीं की जाती, क्योंकि संवादों के बगैर पात्र बोलेगा क्या। तो संवाद ही कहानी का पात्रों को स्थापित और विकसित करते हैं। यानी संवादों के माध्यम से ही अपने को उसके चरित्र चित्रण का पता चलता है कि कौन सा इसमें मुख्य नायक है, कौन सा खलनायक है, कौन सा सहायक पात्र है। इस प्रकार से वो होते हैं। तो संवाद होते हैं वही कहानी के पात्रों को स्थापित और आगे से आगे विकसित करते हैं। भाषा शैली,
कहानी की भाषा शैली जो होती है वो विषय वस्तु एवं पात्रों के अनुकूल होनी बहुत जरूरी होती है। जैसे ऐतिहासिक कोई कहानी होती है तो उसमें मतलब जोश भरे संवाद ज्यादा डालने पड़ते हैं, या वर्णनात्मक शैली यानी 10-12 शैलियां होती हैं कहानी लिखने की। डायरी शैली, अब ये देखिएगा, यही सच है कहानी अपनी व्याख्याता भर्ती में जोड़ी गई है, इसका बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। आप यही सच है कहानी रटते रहोगे, लेकिन ये लिखी गई किस शैली में है? डायरी शैली में लिखी गई है, ध्यान रखना इस बात का। हो सकता है यही प्रश्न पत्र में आपसे पूछा जाए। तो यही सच है कहानी है वो डायरी शैली में लिखी गई है मनु भंडारी के द्वारा। आत्मकथात्मक शैली, नाटकीय शैली भी, वार्तालाप शैली, स्वपन शैली, पात्रात्मक शैली, भावात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, प्रतीकात्मक शैली और मिश्रित शैली, ये इस प्रकार से इतनी क्या होती हैं? शैलियां होती है कहानी लिखने की। कितनी? 11 शैलियां होती हैं, ध्यान रखना इस बात का। चरमोत्कर्ष, इसमें क्या होता है कि कहानीकार को चरमोत्कर्ष का चित्रण बहुत ही ध्यानपूर्वक करना चाहिए, यानी कहानी का जो अंत होता है, एंड जिसको बोलते हैं, वहां पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भावों या फिर पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति जो होती है ना, उसको चरमोत्कर्ष के प्रभावों को कम करती है। यानी अभिव्यक्ति जो होती है, कोई पात्र होता है वो किस प्रकार से उसको संवादों को बोल रहा है, किस प्रकार से उसको अभिव्यक्त कर रहा है, लेखक उसको किस प्रकार से अपने सामने प्रस्तुत कर रहा है, तो वो चीज बहुत मायने रखती है कहानी लेखन के इसमें। तो पात्रों के अतिरिक्त अभिव्यक्ति जो होती है ना, उसको चरमोत्कर्ष के प्रभाव को वो कम कर देती है। यानी उसकी अभिव्यक्ति अगर कमजोर होगी, कहानी का प्रभाव पाठक पे नहीं पड़ेगा, तो पढ़ने में वो रुचि नहीं लेंगे। इस प्रकार से चरमोत्कर्ष और क्लाइमेक्स होता है ना, अंत, एंड, वो होना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत अच्छा होना चाहिए इसमें। मतलब ईमानदार दिखाना चाहिए, साहसी दिखाना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी पात्र होता है उसको उसकी एक अलग पहचान दिखानी पड़ती है कहानी के अंत में। इस प्रकार से अपन ने कविता और कहानी सृजनात्मक लेखक के रूप में 2 विधाओं का अध्ययन किया है। कल अपन वार्ता है, फिर नाटक है, रेडियो नाटक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, फिर समाचार पत्रों के बारे में। तो ये जो वीडियोज हैं वो आप बहुत ही ध्यान से नोट्स अपने बनाते रहिए, परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यहाँ से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहानी जो होती है उसमें कितने तत्व होते हैं, तो कहानी में सीधे सीधा पूछ ले 6 तत्व होते हैं, और कहानी की परिभाषा वगैरह पूछ ले, कहानी का सारांश वगैरह पूछ ले, इस प्रकार से। तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।